एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव ने बयान देते हुए कहा कि जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी थी तब योगी सरकार ने शपथ ली थी कि प्रदेश की कानून व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाएगी, जिसके बावजूद आज की स्थिति को देखकर लगता है कि जैसे प्रदेश में हर दिन एक नया विस्फोट हो रहा है। हाथरस और बलिया के कांड को देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि मौजूदा सरकार के लोग ही ऐसे कामों को बढ़ावा दे रहे हैं। विधायक, सांसद, प्रदेश के सभी नेता आरोपियों को शरण देने का काम कर रहे हैं, जो कि निंदनीय है। कार्यक्रम के दौरान हमारे संवाददाता अथर रस्तोगी ने आदित्य यादव से खास बातचीत की। नमस्कार, मैं हूं अथर रस्तोगी और आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया। मेरे साथ इस समय प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के महासचिव आदित्य यादव जी हैं। युवा हृदय सम्राट माने जाते हैं और युवाओं में काफी पैठ रखते हैं। आज से कई मुद्दों पर हम बात करेंगे और जानेंगे। एक निजी कार्यक्रम में भाग लेने आए थे, लेकिन मौका देखते ही आदित्य जी को मैंने पकड़ लिया है। आदित्य जी, जो इस समय माहौल चल रहा है, विधानसभा उपचुनाव चल रहे हैं, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की क्या तैयारियां हैं उपचुनाव को लेकर, और क्या किसी और को समर्थन दे रहे हैं या कैंडिडेट उतारने की तैयारी है? क्योंकि अब तो पर्चा भर चुका है, तो क्या करना है इस उपचुनाव को लेकर? क्या है? देखिए, उपचुनाव को लेके जब हम लोग की बैठक हुई थी प्रदेश कार्यालय में, तब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, माननीय शिवपाल सिंह जी ने इस चीज को साफ कर दिया था कि हम लोगों का लक्ष्य 2022 रहेगा। 2022 में जिस तरीके से आज के समय पे जो स्थिति है प्रदेश की, वो बहुत ही दयनीय स्थिति हो चुकी है। अभी हम लोग यहाँ पे बैठ के यहीं पे व्यापार सभा के भी सब लोग आए हुए हैं, हमारे व्यापार मंडल के भी अध्यक्ष हैं सब यहाँ पे। तो हम लोग यही बात कर रहे थे कि व्यापारी को किस तरीके से मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। पहले तो जीएसटी के जो हुआ था लागू, उसके बाद फिर नोटबंदी की मार, उसके बाद अब ये कोविड की मार हो गई, और सरकार ने किसी भी हाल में व्यापारियों को मदद करने के लिए कोई भी ऐसी योजना नहीं रखी। जबकि आप अगर देखें, मिडिल सेक्टर का जो व्यापारी है वो बैकबोन एक तरीके से आप कह सकते हैं इस देश के लिए। और खास करके जो मेट्रो सिटीज या जो आपकी धरोहर है हिंदुस्तान की, जो बड़ी बड़े शहर हैं जो चलते हैं, लाखों करोड़ों घर चलते हैं, उस सेक्टर के लिए कहीं कुछ नहीं किया। तो मैं समझता हूँ हमारे नेता माननीय शिवपाल सिंह जी ने पूर्व में भी इस बात को स्पष्ट किया है कि सरकार के खिलाफ एक मजबूत विपक्ष को आने की जरूरत है। आपने देख लिया अभी हाल ही में जो बिहार में भी चुनाव हो रहा है, उसमें किस तरीके से पार्टियां मिलके एक मजबूत विपक्ष के रूप में आ रही हैं। और यही मानना हमारे नेता माननीय शिवपाल सिंह जी का है कि जितने भी समाजवादी सोच के पार्टियां हैं, छोटी बड़ी पार्टियां, सभी पार्टियों को एकजुट होकर एक मजबूत विपक्ष के नजरिए में, भूमिका में आना चाहिए। क्योंकि इस समय जो प्रदेश की स्थिति है, देश की स्थिति है, उसके लिए बहुत ही मजबूत विपक्ष की हम लोग को जरूरत है। महिला अपराधों को अगर देखा जाए, लगातार चाहे हाथरस कांड हो, बलरामपुर कांड हो, लगातार बाराबंकी का भी कांड हुआ, फिर आपने देखा होगा, लगातार सरकार वादे और दावे कर रही है कि महिलाओं को सुरक्षा दी जा रही है, महिलाएं सुरक्षित हैं, लेकिन इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। आदित्य यादव को क्या कहना है इस पर? देखिए, मैंने इस बात पे बस यही कहना चाहूँगा कि बहुत ही निंदा करता हूँ मैं इस चीज़ की कि एक देश जिसको आप सुपर पावर बनाने की बात करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी बड़े बड़े G20 B20 समिट होते हैं या किसी दूसरे देश जाते तो वहाँ पे दिखाना चाहते हैं कि भारत कितना आत्मनिर्भर हो चुका है, सुपर कंट्री के रूप में आ रहा है। लेकिन ऐसी सुपर कंट्री मैं नहीं समझता किसी को भी। आप देख लीजिए, जितनी भी बड़ी कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनमें से कितनी सारी कंट्रीज है जिसमें महिलाओं के साथ ऐसे दुर्व्यवहार होता है। कहीं नहीं ऐसी ज्यादा घटना आती है। और इस देश को आप कैसे सुपर पावर कह सकते हैं जब आपके यहाँ महिला ही आपकी सुरक्षित नहीं है, जिन्होंने इस देश को बनाया है। इस देश को बनाने में, आगे बढ़ाने में, आज जो संस्कृति हमारे पास है, जहां हमारा देश बढ़ रहा है, उसमें महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। उस भूमिका को नजरअंदाज करना, हाथरस कांड हुआ, उसमें हमने देखा गाजियाबाद में किस तरीके से 10 साल की बच्ची के साथ जो हादसा हुआ, उसके बाद पुलिस ने रिकॉर्डिंग भी की उसकी, जो आरोपी थे, और उनको गिरफ्तार ना करके उनको छोड़ दिया गया रिकॉर्डिंग करके। तो कानून व्यवस्था, जो मुख्यमंत्री जी सबसे पहले कहते थे कि कानून व्यवस्था सबसे चौबंद रहेगी, वो पूरी तरीके से चरमरा चुकी है। उसको बलिया कांड जिस तरीके से हुआ, वहीं के विधायक जो थे भाजपा के, आरोपी के पक्ष में खड़े हो गए, थाने में रोने लगे, फटकार भी पड़ी केंद्रीय नेतृत्व से। क्या लगता है कि मतलब इस तरीके की घटनाएं, और अधिकतर देखा जा रहा है कि जो आरोपी हैं वो बीजेपी से ही संबंधित हैं, और उसके बाद लगातार घेरने का प्रयास होता है, तो कहीं ना कहीं उनको बचाया जा रहा है पार्टी की तरफ से? क्या कहना है? देखिए, एक तरीके से मैं बोलना चाहूँगा कि पूरी तरीके से गुंडा राज आ चुका है। जिस जिले की आप बात कर रहे हैं, वो जिला आज जो हम लोग
कैपिटल में बैठे हैं, उससे बहुत दूर पड़ता है, बॉर्डर पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद उस जिले की आज से नहीं, इतिहास में, राजनीतिक के इतिहास में भी बहुत अहम भूमिका रही है। उस जिले ने बहुत बड़े बड़े नेता दिए हैं। आज हमारा ऐसा किस्मत है कि हमको ऐसा नेता मिल रहे हैं उस जिले से, जहां से बहुत बड़े बड़े नेता, मुख्यमंत्री, केंद्र के मंत्री भी दिए उस जिले ने, लेकिन वहां से आज ऐसे नेता हैं जो गुंडा राज हो रहा है, जिस आदमी ने पॉइंट ब्लैंक सामने खड़े होकर गोली मार दी हो, उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद मजाक देखिए आप किस तरीके का हो रहा है। अभी मैं कल ही देख रहा था कि किसी कार्यक्रम में माननीय विधायक जी, जिनसे कारण बताओ नोटिस बीजेपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने मांगा है, हंसी भी आती है सोच के कि वही प्रदेश अध्यक्ष बैठ के बगल में उनके ऊपर फूल बरसाने का काम कर रहे हैं। तो क्या ये मतलब आप पब्लिक को सिर्फ भ्रमित करने के लिए आपने कारण बताओ नोटिस, और आप दिखा रहे हैं कि पार्टी हमारी बहुत अच्छे से चलती है, हम सभी लोगों का साथ देते हैं, न्याय के हम साथ हैं, ये सब दिखाने की ढकोसलेबाजी है। आप सामने आप प्रमाण है आपके सामने, जिस नेता के ऊपर, जिस इंसान के ऊपर इतना गंभीर आरोप लगा है, वो पूरी तरीके से संरक्षक माना जाता है विधायक जी का, और उस आदमी के ऊपर प्रदेश अध्यक्ष जी फूल बरसा रहे, तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है प्रदेश के अंदर। बिहार में चुनाव चल रहे हैं, चुनावी में घोषणा ये हुई कि कोरोना की वैक्सीन बिहार को फ्री दी जाएगी, और राज्यों में कोरोना नहीं है। फिर एक और शगुफा छोड़ा गया, फिर केंद्रीय नेतृत्व द्वारा बीजेपी के, कि सीए जो है, अभी तक कोरोना चल रहा था, फिर से सीए के ऊपर ध्यान देंगे। क्या लगता है इन दोनों चीज़ों पर मैं आपका कमेंट चाहता हूं कि ये जो कोरोना वैक्सीन की फ्री वाली बात बिहार के लिए गई, और सीए वाले जो, क्या लगता है बिहार चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? मुझे नहीं लगता इस पर असर पड़ेगा, क्योंकि बिहार की जनता, जैसा हम लोग न्यूज़ में देख रहे हैं, आपके न्यूज़ चैनलों के माध्यम से देख रहे हैं, जिस तरीके का असर बिहार की जनता ने निर्णय बना लिया है, निर्णय पूरी तरीके से बीजेपी के विरोध में रहेगा। पूर्व में 15 साल की सरकार जिस तरीके से नीतीश जी ने चलाई है, मुझे लगता है उसमें एक विरोधाभास हम लोगों को दिखाई दे रहा है, जनता के बीच जो दिख रहा है। जहाँ तक आपने बात कही, जो ये कोरोना की वैक्सीन फ्री में देने की बात थी, तो पूरी तरीके से नैतिकता के आधार पर अगर मैं कहूँ तो ये बहुत गलत चीज़ थी। वोट की राजनीति में पार्टियां इतने हद तक चली जाती हैं, कभी हम सोचते भी नहीं हैं। उनको अगर करना ही था तो बिहार क्यों पूरे देश के लिए करते थे? आपके यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां रही, मलेरिया रहा, आपके यहाँ HIV की बीमारी थी, तो HIV का इलाज आपने फ्री किया था, पूर्व की सरकारों ने फ्री भी किया। बहुत बीमारियां थी जिनके लिए पूरे देश के अंदर फ्री में इलाज होता था, तो कोरोना के लिए भी आपको करना ही था। तो मुझे लगता है अगर वो बिहार को बिहार के लिए ना करते हुए पूरे देश के अंदर इस बात को कहते, तो उसको जनता स्वागत करती उस बात का। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से उन्होंने ये घोषणा की है, इससे उन लोगों का चेहरा सामने आ गया है, वो लोगों के साफ सामने आ गए। 2022 के विधानसभा चुनाव का बिगुल सभी राजनीतिक पार्टियां फूंक चुकी हैं, प्रगतिशील भी फूंक चुकी है। आप यूथ का चेहरा है, क्या लगता है कि जो यूथ है इस बार प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को कितना समर्थन मिलेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि जो सपा थी पहले, अब उसी में से लोग जो है निकल के प्रगतिशील के साथ तेजी से जुड़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं दो फाड़ हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो क्या लगता है कि आगे चल के अगर मौका पड़ेगा तो क्या समर्थन की बात होगी दोनों पार्टियों? देखिए, समर्थन की बात ये तो बिल्कुल पहले ही स्पष्ट कर दिया है। संग आने की जरूरत है सभी समाजवादी सोच को, उसमें सभी पार्टियां आती हैं, समाजवादी सोच की सभी पार्टियां आती हैं। और ये बात मैंने पहले भी आपने सवाल किया तो उस पर स्पष्ट की है। हाँ, जहाँ तक आपका कहना है कि 2022 का चुनाव आने वाला है, उसमें मैं समझता हूँ हमारे नेता और प्रगतिशील पार्टी, खास करके हमारे नेता माननीय शिवपाल सिंह जी ने जब जब वो सरकार में रहे हैं, चाहे वो कोऑपरेटिव हो, चाहे वो PWD लोक निर्माण विभाग हो, चाहे सिंचाई विभाग हो, राजस्व विभाग हो, इन सभी, मंडी हो, इन सब में बहुत ही क्रांतिकारी योजनाएं उन्होंने चालू की हैं, और धरातल पे उन योजनाओं का लाभ भी मिला है। रोजगार के लिए कोऑपरेटिव के अंदर हजारों नौकरियां निकाली गई, पुलिस की भर्ती उन्होंने कराई। तो मैं समझता हूँ युवा पूरी तरीके से इस समय रोजगार के लिए देख रहा है कि कौन सी पार्टी उनको रोजगार दे सकती है, क्योंकि आज हमारे देश के अंदर ये स्थिति, जिन पे था रोजगार वो भी चला गया है। तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया था कि सरकार बनेगी, 10 लाख नौकरियां देंगे। आदित्य यादव क्या ऐलान करेंगे? अगर 22 में सत्ता में बड़ी हिस्सेदारी होती है पार्टी की, या सत्ता में आती है, तो क्या ऐलान करेंगे आप युवाओं के लिए? देखिए, हम लोगों की पार्टी का मेन फोकस 2022 में किसानों पे, युवा, महिला और जो व्यापारी हैं,
इन लोगों को देखते हुए इनके ऊपर होगा, चिकित्सा के ऊपर होगा। हम लोग जो डेवलपिंग फेज है उसमें हम लोग जाना चाहते हैं। जिस तरीके से धार्मिक आधारों पर देश को पीछे ले जाया जा रहा है, मैं समझता हूँ इन्हीं धार्मिक आधारों पर आप देश को आगे भी ले जा सकते हैं अगर उनको सही तरीके से इस्तेमाल करें तो ये थे हमारे साथ प्रसपा के महासचिव आदित्य यादव जी। सभी सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। साथ ही साथ कहना था कि जरूरत है समाजवादी लोगों को एक साथ आने की, और जो इस समय धार्मिक उन्माद मचा हुआ देश में, कहीं ना कहीं इसको शांत करने की जरूरत, तभी हम विकास के रास्ते पर आगे बढ़ पाएंगे। राजधानी लखनऊ से कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं अथर्व रस्तोगी, एक्सपोज इंडिया के लिए। Hi guys, this is Alia Bhatt. You're watching Expose India. Keep watching.